सुप्रभात बच्चों आज हम आपकी कक्षा 9वीं की हिंदी पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 के पाठ 4 को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है माटी वाली। इस पाठ के लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल। माटी वाली नामक पाठ विस्थापितों की समस्या पर आधारित है। इस पाठ में तिहरी बांध के कारण विस्थापित हुए असहाय गरीबों की दुर्दशा दिखलाई गई है। लेखक चाहता है कि पाठक तिहरी के विस्थापितों की पीड़ा को समझें, जानें और उन्हें सहानुभूति प्रदान करें। बच्चों, अब हम चलते हैं पाठ की ओर। आइए पढ़ते हैं पाठ को। पेज नंबर 42, पहला पैराग्राफ। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। मिट्टी से भरा एक कंटर, माटी वाली। टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह न जानती हो या जहां उसे न जानते हों। घर के कुल निवासी, बरसों से वहां रहते आ रहे किराएदार, उनके बच्चे तलक, घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली है। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं। उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर के कई एक घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। वह न रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या। घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरों दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल माटी की जरूरत पड़ती रहती है। शहर के अंदर कहीं माटा खान है नहीं। भागीरथी और भीलांगना, 2 नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली। शब्दार्थ। खोली, खोली माने कोठरी। धरा, धरा माने रखा। कंटर, कंटर माने कनस्तर, पीपा। कुल, कुल माने सभी। तलक, तलक माने तक। प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी माने मुकाबला करने वाला। चौक, चौक माने चूल्हा जलाने का स्थान। अलावा, अलावा माने छोड़कर, अतिरिक्त। गोबरी लिपाई, गोबरी लिपाई माने गोबर से की जाने वाली पुताई। माटा खान, माटा खान माने मिट्टी की खान, मिट्टी का भंडार। तट, तट माने किनारा। कदर माने तरह। ग्राहक, ग्राहक माने खरीदार। नाटा कद, नाटा कद माने ठीकना शरीर। हरिजन, हरिजन माने निम्न जाति से संबंधित हरिजन परिवार की। माटी वाली टिहरी नगर की जरूरत। टिहरी शहर में सेमल का तप्पड़ मोहल्ला है। उस मोहल्ले के आखिरी घर की कोठरी में पहुंचकर माटी वाली ने अपना कनस्तर उतारा। टिहरी शहर में सब उसे जानते हैं तथा वह सबको जानती है। घर के रहने वाले सभी सदस्य, बरसों से रह रहे किराएदार और यहाँ तक कि बच्चे भी
उसको जानते हैं। वह सबको लीपने वाली लाल मिट्टी पहुंचाती है। उसी के कारण लोगों के चूल्हे जलते हैं। उसके बिना लोगों को लिपाई की समस्या पैदा हो सकती है। लाल मिट्टी पहुंचाने वाली वही अकेली औरत है। उसका मुकाबला करने वाला भी कोई नहीं है। शहर में कहीं माटा खान है नहीं। भागीरथी और भिलांगना, इन दो नदियों के तटों पर रेतीली मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, जिससे लिपाई नहीं हो सकती। इसलिए नए नए किराएदार भी उसकी मिट्टी देखकर उसके ग्राहक बन जाते हैं। वह हरिजन परिवार की नाटे कद की एक बुढ़िया है। पेज नंबर 43, नेक्स्ट पैराग्राफ। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गोल डिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से चुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता है। उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काट कर निकाल फेंकती है। ढक्कन के न रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी रहती है। उसके कंटर को जमीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई वहां पहुंची और उसके सामने खड़ी हो गई। मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहाँ भी आ जाना, अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के एक कोने पर उड़ेल देने को कह दिया। तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है हमारे घर। भाग्यवान आए खाते वक्त वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई। रोटियां उसे सौंपकर वह फिर अपनी रसोई में घुस गई। शब्दार्थ। डिल्ला, डिल्ला माने सिर पर बोझे के नीचे रखने के लिए कपड़े की गद्दी। छुलबुल, छुलबुल माने लबालब, छलकता हुआ। इस्तेमाल, इस्तेमाल माने प्रयोग। उड़ेल माने उलट। टाइम, टाइम माने समय। भाग्यवान, भाग्यवान माने किस्मत वाला। माटी वाली और उसका कंटर तथा माटी वाली का रोटी छिपाना। टिहरीवासी इस माटी वाली स्त्री को ही नहीं, उसके कनस्तर को भी भली भांति पहचानते हैं। पुराने कपड़ों को मोड़कर वह एक गोल डिल्ले कपड़े की गद्दी के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से भरे कनस्तर को टिकाए रहती है। उसके ऊपर कभी किसी ने ढक्कन लगा नहीं देखा। कनस्तर के ऊपरी हिस्से को वह काट कर फेंक देती है। इससे उसमें सरलता से, आसानी से मिट्टी भरी और खाली की जा सकती है। जैसे ही माटी वाली अपने सिर से मिट्टी की कनस्तर को उतारकर जमीन पर रखा, वैसे ही सामने वाले घर से 9-10 साल की एक छोटी सी लड़की जिसका नाम कामनी था, दौड़कर उसके पास आ गई और उसको बुलाकर अपने घर ले गई। घर की मालकिन ने उसे कच्चे आंगन में मिट्टी उड़ेलने के लिए कहा। माटी वाली ने अपना कनस्तर एक कोने में उड़ेल दिया। मालकिन ने कहा कि तू बहुत किस्मत वाली है जो चाय के समय पर आई है हमारे घर। तुम बहुत भाग्यशाली है कि भोजन के समय आई है।
मालकिन ने उसे खाने के लिए 2 रोटियां दीं और उसके लिए चाय लाने रसोई में चली गई। नेक्स्ट पैराग्राफ, पेज नंबर 44। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई। हाँ, इस वक्त वह अकेली थी, उसे कोई देख नहीं रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर धरे डिल्ले के कपड़े के मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके में खोला और उसे सीधा कर दिया। फिर इकहरा खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े पर लपेटकर गांठ बांध दी। साथ ही अपना मुंह यूं ही चलाकर खाने का दिखावा करने लगी। घर की मालकिन पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लौटी। उसने वह गिलास बुढ़िया के पास जमीन पर रख दिया। ले सद्दा, बासी साग कुछ है नहीं अभी, इसी चाय के साथ निगल जा। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गर्म गिलास हाथ में उठा लिया। अपने होठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले शुरू में उसने उसके अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए सूसू करके उस पर लंबी लंबी फूंकें मारी। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय छुड़कने लगी। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी। भूख तो अपने में एक साग होती है बुढ़िया, भूख मीठी की भोजन मीठा। शब्दार्थ, तेज निगाह माने तीखी नजर। फौरन माने जल्दी, शीघ्र। हड़बड़ी माने जल्दी। इकहरा माने जिसका एक ही पल्लू हो। सद्दा माने ताजा, बासी माने पुराना, कुछ समय पहले बना हुआ। सुड़कना माने आवाज करते हुए पीना। साग माने सब्जी। घर की मालकिन जैसे ही माटी वाले के लिए चाय लाने के लिए रसोई घर में गई, वैसे ही पीछे से माटी वाली ने इधर उधर देखा और एक रोटी को सिर पर रखे कपड़े में लपेट लिया। मालकिन के आने पर यह यूं मुंह चलाने लगी मानो रोटी खा रही हो। उसने सोचा कि वह एक रोटी अपने बुढ़े को दे देगी। मालकिन ने उसे चाय देकर कहा कि वह चाय के साथ रोटी निगल ले, आज साग नहीं है। माटी वाली बोली, चाय भी बहुत अच्छा साग है। मालकिन ने कहा, भूख अपने में एक साग होती है, भूख मीठी की भोजन मीठा। भूख मीठी की भोजन मीठा का आशय यह है कि जब भूख लगी होती है तो रूखा सूखा भोजन भी स्वादिष्ट लगता है, और भूख न लगी होने पर बढ़िया से बढ़िया स्वादिष्ट भोजन भी नीरस लगता है, वह स्वादिष्ट नहीं लगता। तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं पूरे बाजार में, और किसी घर में अब नहीं मिल सकते ये गिलास। इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए। पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता।
हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज़ रखने की बजाय मन महसूस कर दो दो पैसे जमा करते रहने के बाद खरीदी होगी। उन्होंने ये तमाम चीज़ें जिनकी हमारे लोगों की नज़रों में अब कोई कीमत नहीं रह गई है। बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो जरा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है। और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव इकट्ठा कर ले जाते हैं। तमाम बर्तन भांडे, कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं सब घरों से। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ वहाँ या तो स्टील के भांडे दिखाई देते हैं या फिर कांच और चीनी मिट्टी के। अपनी चीज़ का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। ठकुराइन जी, जो ज़मीन जायदादों के मालिक हैं वे तो कहीं न कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा। मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं है। चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। शब्दार्थ। पुरखे, पुरखे माने पूर्वज। गाढ़ी कमाई, गाढ़ी कमाई माने मेहनत की कमाई। हासिल, हासिल माने प्राप्त। हराम के भाव, हराम के भाव माने बिना मूल्य, बहुत सस्ते। दिल गवाही देना, दिल गवाही देना माने दिल मानना। तंगी, तंगी माने अभाव, कमी, कष्ट। स्वादिष्ट, स्वादिष्ट माने स्वाद देने वाला। चटपटी, चटपटी माने मसालेदार। मन मसोसना, मन मसोसना माने मन को मारना। तमाम, तमाम माने शब्द। दिमाग चकराना, दिमाग चकराना माने घबरा जाना, परेशान हो उठना। कांसा, कांसा माने एक मिश्रित धातु। पागल होना, पागल होना माने बहुत परेशान होना। जायदाद, जायदाद माने संपत्ति। ठिकाना, ठिकाना माने रहने की जगह। अपनी धरती से मोह। माटी वाली ने पीतल के गिलास में चाय सुड़कते हुए कहा कि तुमने पीतल के गिलास बहुत संभाल कर रखे हुए हैं। मालकिन बोली, पुरखों की चीज़ों से सबको मोह होता है, इसलिए मैं इस बर्तन को कभी नहीं बेचती। मैं तो यह सोचकर पागल हो जाती हूँ कि इस उम्र में इस टिहरी शहर को छोड़कर हम कहाँ जाएंगे। माटी वाली बोली, जमीन जायदादों के मालिक तो किसी न किसी ठिकाने पर चले ही जाएंगे, परंतु मेरा क्या होगा। मेरी तरफ कोई देखने वाला भी नहीं है। चाय पीकर माटी वाली दूसरे घर में चली गई। वहाँ से मिट्टी ले आने का आदेश मिला, साथ में 2 रोटियां भी मिली। उसने उन्हें भी कपड़े के छोर में बांध लिया। पेज नंबर 45। अगला पैराग्राफ। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले आने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गईं। उन्हें भी उसने अपने कपड़े के एक दूसरे छोर में बांध लिया। लोग जाने तो जाने कि वह ये रोटियां अपने बुड्ढे के लिए ले जा रही है। उसके घर पहुंचते ही अशक्त बुढ़ा कातर नज़रों से उसकी ओर देखने लगता है। वह घर में रसोई बनने का इंतजार करने लगता है। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बुढ़े के हवाले कर देगी। रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बुढ़े का। साथ में ऐसा भी बोल देगी, साग तो कुछ है नहीं अभी। और तब उसे जवाब सुनाई देगा, भूख मिट्टी की भोजन मीठा। उसका गांव शहर के
इतना पास भी नहीं है, कितना ही तेज चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। रोज सुबह निकल जाती है वह अपने घर से। पूरा दिन माटा खान में माटी खोदने, फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे ढोने में बीत जाता है। घर पहुंचने से पहले रात गिरने लगती है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं, जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं। झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की जमीन पर खड़ी है। उसकी जमीन पर रहने की एवज में उस भले आदमी के घर पर भी माटी वाली को कई तरह के कामों की बेगार करनी होती है। शब्दार्थ। छोर, छोर माने किनारा। असक्त, असक्त माने कमजोर, शक्तिहीन। कातर, कातर माने डरी हुई, घबराई हुई। हवाले करना माने सुपुर्द करना, दे देना। चेहरा खिल उठना, चेहरा खिल उठना माने प्रसन्न हो उठना। विभिन्न माने कई, अनेक। रात गिरना, रात गिरना माने रात का छा जाना। एवज, एवज माने बदले। बेगार करना, बेगार करना माने बिना कुछ आमदनी लिए काम करना। बूढ़े की मृत्यु। जब चाय पीकर माटी वाली दूसरे घर में जाती है तो उस घर से मिट्टी ले आने का आदेश मिलता है और साथ में 2 रोटियां भी खाने को मिलती हैं। उसने उन्हें भी कपड़े के एक छोर में बांध लिया। माटी वाली का गांव शहर से दूर था। पैदल पहुंचने में 1 घंटा लगता था। वह सोचने लगी, घर जाकर पहले प्याज को पीस कर तलूंगी, फिर बुड्ढे को खाने को दूंगी। कैसे मेरी इंतजार में बैठा रहता है। रोज की उसकी यही दिनचर्या है। वह मिट्टी खोदने, पहुंचाने और वापस आने में रात कर देती है। उसके पास न अपना खेत है न जमीन। उसकी झोपड़ी ठाकुर की जमीन पर खड़ी है, जिसके बदले उसे बेगार ढोनी पड़ती है। बिना मजदूरी के ही, बिना पैसे के ही उसे काम करना पड़ता है। पेज नंबर 46, अगला पैराग्राफ। नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गए। अपने बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने 1 पाव प्याज खरीद लिया। प्याज को कूट कर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल लेगी। बुढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी। उसके सामने 2 रोटियां। अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता। एक ही रोटी खा पाएगा या हद से हद 1.5। अब उसे ज़्यादा नहीं पचता। बाकी बची 1.5 रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी। 1 रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है। मन में यह सब सोचती, हिसाब लगाती हुई वह अपने घर पहुंच गई। उसके बुढ़े को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। माटी वाली के पाँव की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। उसने अपनी नज़रें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छू कर देखा। वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। यह सोचते सोचते वह घर पहुंची तो बुढ़ा मर चुका था। यानी बुढ़िया जो माटी घर घर पहुंचाती थी,
वह अपने बूढ़े पति को सूखी रोटियां न खिलाने का निश्चय किया। वह रास्ते में यह सोचती हुई जा रही थी कि आज जो मैंने माटी बेचने से पैसा कमाया है, उस पैसे से प्याज खरीदूंगी, प्याज को तलूंगी, सब्जी बनाऊंगी, उसके बाद रोटी और सब्जी अपने बूढ़े पति को खाने के लिए दूंगी। किंतु जैसे ही वह घर पहुंची तो उसका पति मर चुका था। नेक्स्ट पैराग्राफ। टिहरी बात पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है। तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। मेरी जिंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते गुजर गई साहब। माटी कहाँ से लाती हो? माटा खान से लाती हूँ माटी। वह माटा खान चढ़ी है तेरे नाम? अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं। माटा खान तो मेरी रोजी है साहब। बुढ़िया, हमें जमीन का कागज चाहिए, रोजी का नहीं। बात बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब? इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते। वह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया है। शहर में पानी भरने लगा है। शहर में आपाधापी मची है। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने लगे हैं। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गए हैं। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती जा रही है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। शब्दार्थ। कोरी ने बिना साग सब्जी के आमदनी, आय, कमाई, परोसना मने खाने के लिए रखना, हद से हद मने अधिक से अधिक, आहट मने आवाज, माटी छोड़ना मने दुनिया को छोड़ना, पुनर्वास मने दोबारा बसाना, साहब मने अधिकारी, तहसील कचहरी, जिंदगी मने जिंदगी, रोजी मने रोटी कमाने का धंधा, तय मने निश्चित, सुरंग मने गहरा गोल भीतरी रास्ता, आपाधापी मचना मने अफरा तफरी मचना, हलचल होना, शमशान जहां मुर्दे जलाए जाते हैं, बेदखल माटी वाली। टिहरी बात पुनर्वास के साहब ने उसके घर आकर उसका निवास पूछा, उसके रहने का स्थान पूछा। उसने बताया कि उसने जिंदगी भर टिहरी के लोगों को मिट्टी पहुंचाई है। साहब ने पूछा, क्या माटा खान उसके नाम है? बुढ़िया ने बताया, माटा खान मेरी रोजी है, वह मेरे नाम नहीं है। अफसर बोला, हमें जमीन का कागज चाहिए, रोजी का नहीं। बुढ़िया ने पूछा, बात बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी? साहब बोला, इसका फैसला हम नहीं कर सकते, यह तुझे खुद तय करना है। टिहरी बांध के समय जब बेदखली का समय आया, तब पुनर्वास के अधिकारी ने माटी वाली से उसकी जमीन का कागज मांगा। बुढ़िया अनपढ़ थी, उसके पास जमीन का कोई कागज नहीं था। उसके सामने रोजी रोटी और घर बार की समस्या खड़ी हो गई। उसको यह चिंता सताने लगी कि वह क्या खाएगी, कहाँ जाएगी और कहाँ रहेगी।
इसी के साथ टिहरीवाद की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। शहर में पानी भरने लगा। सब और आपाधापी और अफरा तफरी मच गई। सारे शहर में हलचल मच गई, भगदड़ मच गई। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर भागने लगे। पानी भरने से कुल शमशान घाट डूब गए। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। वह सबसे कहती है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए। अर्थात गरीब आदमी के रहने का ठिकाना नहीं छीनना चाहिए। उसे अंतिम सांस तक वहीं रहना चाहिए जहां का वह मूल निवासी है। इस प्रकार माटी वाली कहानी में माटी वाली स्त्री और मालकिन के माध्यम से भारतीय संस्कृति के विभिन्न रूपों को उजागर किया गया है। माटी वाली एक गरीब परंतु अत्यंत मेहनती स्त्री है। साथ ही उस पर अपने बूढ़े और बीमार पति की देखभाल करने की जिम्मेदारी भी। अतः माटी वाले के माध्यम से इस पाठ में मेल जोल बढ़ाने, कर्म में अटूट विश्वास रखने, कर्तव्य और पतिपरायण होने आदि सद्गुणों को उभारा गया है। ये सभी गुण भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। यह संस्कृति हमें अपने पूर्वजों का आदर करने की प्रेरणा देती है। तो बच्चों, हमें अपने भारतीय संस्कृति के गुणों को अपनाना चाहिए। असहाय गरीबों की पीड़ा को समझना चाहिए एवं उनकी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। उनके प्रति सहानुभूति के भाव रखना चाहिए। ओके स्टूडेंट, इस वीडियो व्याख्यान में शुरू से अंत तक जुड़े रहने के लिए, पढ़ने, सुनने और समझने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे और भली बात तैयार करेंगे।